अध्ययन कोचिंग के दैनिक करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारी दैनिक करंट अफेयर की कक्षाएं प्रातः सुबह 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती हैं। यहाँ आपको प्रतिदिन जो घटनाक्रम विश्व में घट रहे हैं, भारत में घट रहे हैं, वो सारे घटनाक्रम परीक्षाओं की दृष्टि से आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर बहुत विशेष लेक्चर होने वाला है। आइए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय निधि में से 93% जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास पर। देखिए, 93% जो है जल आपूर्ति और 5% जो है समर्थन गतिविधि और 2% जल की गुणवत्ता निगरानी पर उपयोग किया जाना है। देखिए, इस जो डिवीजन हुआ है, इस डिवीजन को देखते हैं। इस डिवीजन के अंतर्गत देखिए 93% जो धनराशि है, इस 93% धनराशि को जल आपूर्ति का जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको विकसित करने में, उसको जो बुनियादी ढांचा है उसको स्पष्ट तौर पे उसका विकास करने में 93% धनराशि को खर्च किया जाएगा। 5% धनराशि को जो समर्थन गतिविधियां हैं, जो जल जीवन मिशन से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर 5% धनराशि खर्च की जाएगी और 2% धनराशि जो है वो जल की गुणवत्ता, जल को साफ सुथरा करने यानी कि जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पेयजल सप्लाई के लिए अवसंरचना सृजन, संचालन और रखरखाव, धूसर जल शोधन का पुनः उपयोग के समर्थन में बढ़ाए गए बजटीय आवंटन का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके विशाल अवसंरचना गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इससे गांव की उत्पादक संपत्तियां पैदा होंगी। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्थिति है, ग्रामीण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत बजट को बढ़ाया गया था। इसके अंतर्गत देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो ग्राम से जोड़ने की बात कही थी, जिसको आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई थी, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो जल जीवन मिशन के अनुसार, या जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होगी वो मजबूत होगी। देखिए, हम थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो 2024 तक प्रत्येक गांव या प्रत्येक व्यक्ति तक जो शुद्ध जल है, शुद्ध पेयजल की पहुंच को बनाना है। शुद्ध पेयजल की पहुंच, शुद्ध पेयजल की पहुंच को बनाना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी, शुद्ध पानी मिल सके। इसके लिए 2024 तक का योजना बनाई गई, या इसको 2024 तक का लक्ष्य दिया गया। देखिए, जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो 2024 तक का उद्देश्य है। 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, इसी के अंतर्गत अभी हम कुछ और देखने का प्रयास करते हैं
देखिए जो जल जीवन मिशन है इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को हम 3 बिंदुओं पर बांटते हैं, 3 पॉइंट में इसको बांटते हैं। देखिए पहला बिंदु हमारे पास है यूटी के लिए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और केंद्र शासित प्रदेश में जो 100% धनराशि यानी कि टोटल खर्च है, टोटल जो खर्च होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, यानी कि ये टोटल जो 100% खर्च है ये केंद्र सरकार करेगी। देखिए जल जीवन मिशन को केंद्र शासित प्रदेश में अगर चलाया जाता है तो टोटल धनराशि का जो वहन करेगी, टोटल धनराशि को खर्च करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। देखिए दूसरा हम देखते हैं जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में इसको 90:10 के अनुपात में रखा गया है। लेकिन 90% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, और जो 10% है उसको राज्य सरकार वहन करेगी। देखिए 90:10 का जो अनुपात है ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए रखा गया है। अगर इसी अनुपात को हम देखने का प्रयास करें तो एक तीसरा पार्ट में हम इसको देखते हैं, और तीसरा बिंदु हमारे पास है सामान्य राज्य। देखिए सामान्य राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 50:50 का अनुपात रखा गया है। 50% की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार देगी, या केंद्र सरकार जो है उसको वहन करेगी, और 50% की धनराशि को राज्य सरकार वहन करेगी। देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत इतना ही कि जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी में राज्यों को बांट दिया गया है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 100% जो धनराशि होगी उसका जो वहन करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। पर्वतीय इलाकों में 90% जो है 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। जबकि सिंपल यानी कि साधारण प्रदेश में 50% धनराशि का उपयोग, 50% धनराशि का वहन राज्य सरकार और 50% धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार करेगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है, कोरोना के इलाज के लिए हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। देखिए कोरोना के इलाज के लिए अभी तक बताई जा रही कारगर जो प्लाज्मा थेरेपी है, अब जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग ना किया जाए। देखिए इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज के लिए इसको हटा दिया गया है। देखिए क्या कारण इसका है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने पाया कि कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों में कमी लाने में मददगार साबित नहीं हुई है। यानी कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों में कमी लाने के लिए कोई कारगर साबित हुई नहीं है। और जो ICMR है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसने अभी हाल ही में एक जो है एक कथन दिया है। उसके अंतर्गत इसने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए, कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नैदानिक प्रबंधन के दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। यानी कि जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग है उसको नैदानिक प्रबंधन के दिशा निर्देशों से हटाया गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल के सभी सदस्य ICMR की पिछले हफ्ते हुई बैठक के दौरान प्लाज्मा थेरेपी को इलाज के दिशा निर्देशों से हटाने पर सहमत हुए थे। पिछली गाइडलाइंस में मध्यम स्तर की बीमारी के शुरुआती दौर में लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर प्लाज्मा थेरेपी के ऑफ लेवल इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई थी। देखिए कुल मिला के बात यह कि ICMR ने जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको नैदानिक प्रबंधन के दिशा निर्देश से हटा दिया है
और ये कहा गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ये जो गंभीर बीमारियां हैं और जो कोरोना से होने वाले मृत्यु का रेट है उसको कम करने में कोई सार्थक सिद्ध हो नहीं पा रही है, इसलिए इसको नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। जबकि जो इससे पहली गाइडलाइन आईसीएमआर ने जारी की थी उसमें बताया था कि अगर मध्यम स्तर का कोई कोरोना पेशेंट है जिसमें लक्षण दिखे हैं और 7 दिन के भीतर ये परिस्थिति हुई है, उसको प्लाज्मा थेरेपी के ऑफ लेवल इस्तेमाल करने की सिफारिश इसी के अंतर्गत की गई थी जो पिछली मीटिंग हुई थी आईसीएमआर की। अब देखिए बस इतना है कि आईसीएमआर ने जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके उपयोग को नैदानिक प्रबंधन के दिशा निर्देश से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी कोई सार्थक सिद्ध हो नहीं पाई। सार्थक सिद्ध इसलिए नहीं हो पाई कि ये जो मृत्यु दर है, जो गंभीर बीमारी है, उसको कम करने में कोई सहायक नहीं हो पाई। देखिए ये भारतीय शिल्पा मेडिकेयर और स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रयास करेगा। देखिए भारत की शिल्पा मेडिकेयर और स्पुतनिक वी के बीच समझौता हुआ है और इस समझौते के आधार पर ये दोनों स्पुतनिक वैक्सीन को लॉन्च करेंगे, यानी कि उसकी जो निर्माण है उसको तेजी लाने के लिए कार्य करेंगे। देखिए सितंबर 2020 में हैदराबाद में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है रेड्डीज लेबोरेटरीज। इसने रूस की स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के साथ साथ भारत में इसके वितरण अधिकारों के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भागीदारी की है। देखिए इसका रूस की सरकार के साथ जो प्रत्यक्ष निवेश जो कोष है उसके साथ जो है भागीदारी की थी रेड्डी लेबोरेटरीज ने और रेड्डी लेबोरेटरीज ने जो स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी के क्लिनिकल परीक्षण और उस भारत में इसके वितरण के अधिकारों को इस प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अपने पक्ष में किया था। देखिए रूस ने स्पुतनिक जो वी है ये रूस की वैक्सीन है। रूस ने स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन को 12 अप्रैल 2021 को भारत में उपयोग करने के लिए मंजूर किया था और इस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया था, यानी कि इसको आपातकालीन उपयोग करने के लिए दिया गया था। देखिए यहाँ जो भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप जो है वो 16 मई 2021 को मिली। 16 मई 2021 को हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इस बात की जानकारी दी है कि ये दूसरी खेप 16 मई को भारत पहुंच गई है। इस दूसरी खेप में लगभग 60,000 खुराक आई हैं, यानी कि 60,000 वैक्सीन इसके अंतर्गत आई हैं। स्पुतनिक बी वैक्सीन की आयातित खुराक की पहली खेप 1 मई 2021 को उतरी थी। देखिए अब तक स्पुतनिक बी की 2 खेप भारत में आ चुकी हैं। एक खेप 1 मई 2021 को आई थी और दूसरी खेप 16 मई 2021 को आई थी। इसे 13 मई को हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के नियामक के द्वारा मंजूरी दी गई थी। देखिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला नियामक जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और स्पुतनिक वी को 13 मई को यहाँ जो है इसको मंजूरी दे दी गई थी और अब तक स्पुतनिक बी की यहाँ पे रूस की वैक्सीन है, इसकी 2 खेप आई हैं। एक 1 मई 2021 को आई थी और एक 16 मई 2021 को आई थी। देखिए नया प्रश्न देखते हैं, प्लेटफॉर्म हिंदी में उपलब्ध होगा। देखिए जो हमारे पास कोविन प्लेटफॉर्म है, कोविन प्लेटफॉर्म, देखिए ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है ये कोरोना वैक्सीन के जो पंजीकरण है उसको करने के लिए ये कोविन प्लेटफॉर्म है, कोविन, और कोविन प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो टीकाकरण है, कोविड-19 का टीकाकरण है, उसके लिए पंजीकरण किया जाता है। देखिए कोविन प्लेटफॉर्म को मई 2021 के चौथे सप्ताह तक हिंदी और 14 लोकल यानी कि रीजनल भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण के लिए किया जाता है। देखिए जब आप आरोग्य सेतु या भारत सरकार की वेबसाइट या किसी अन्य वेबसाइट से कोरोना के जो पंजीकरण करते हैं
तो पंजीकरण करने में जो पेज खुलता है जहां वास्तविक तौर पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है उसका नाम है कोविन प्लेटफॉर्म। और कोविन प्लेटफॉर्म को हिंदी के साथ साथ 14 रीजनल लैंग्वेज में उपयोग किया जा रहा है। यह लाभार्थी को पंजीकृत करने, टीकाकरण केंद्र आवंटित करने, लाभार्थी को टेक्स्ट मैसेज भेजने सहित भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सूक्ष्म वितरणों को संभाल रहा है। देखिए कोविन जो प्लेटफॉर्म है इसका जो कोरोना का टीका है यानी कि कोरोना टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण के से लेकर के और जो यहाँ पे टीका पंजीकरण करना, फिर टीके के लिए केंद्र का आवंटन करना, फिर जो लाभार्थी हैं उनको टैक्स मैसेज भेजना जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं इसी कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही हैं। देखिए विश्व एड्स दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या HIV टीका जागरूकता दिवस 18 मई को मनाया जाता है। देखिए इसका जो उद्देश्य है HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर और तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देना है। यानी कि एड्स का जो टीकाकरण दिवस है वह 18 मई को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए टीके की निरंतरता और तत्काल आवश्यकता को बढ़ाना है। विश्व एड्स दिवस की जो अवधारणा थी ये 18 मई 1997 को आई थी। यहाँ मार्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये पूर्व जो मार्गन स्टेट यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका में है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रारंभिक भाषण में आई थी। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे इन्होंने इस जो एड्स का टीका था या एड्स की अवधारणा थी इसको विश्व पटल पर सबसे पहली बार प्रदर्शित किया था। देखिए विश्व एड्स दिवस 2021 की जो थीम थी वह थीम थी वैश्विक एकजुटता। यानी कि एड्स जो दिवस 2021 का जो विषय रहा है वो रहा है वैश्विक एकजुटता, ग्लोबल यूनिटी। यानी कि एक साथ पूरे विश्व को जोड़ के रहना चाहिए, यही इसका उद्देश्य था। देखिए अब नया प्रश्न है, गूगल ने भारत में न्यूज शोकेस लॉन्च किया है। देखिए न्यूज शोकेस, यहाँ गूगल ने जो न्यूज कंपनियां हैं, न्यूज प्रकाशित करने वाली न्यूज के प्रकाशक हैं उनके साथ एक समझौता किया है। गूगल ने भारत में न्यूज शोकेस नामक अपने वैश्विक, ये ग्लोबल प्रोडक्ट है इनका गूगल का, गूगल उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की है। अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था ये पहली बार। न्यूज शोकेस समाचार प्रकाशकों को उनकी जानकारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक जो है ग्लोबल माध्यम है। यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर न्यूज का एक्सचेंज होता है उसके माध्यम, उसमें जो भुगतान वगैरह होगा वो गूगल के न्यूज शोकेस के माध्यम से ही किया जाएगा। देखिए नया यहाँ अभी इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए यह प्रकाशकों को जानकारी बनाने के लिए साझेदारी करने की अनुमति देता है। इसने न्यूज शोकेस पर अपनी कुछ जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए, देखिए द हिंदू बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है द हिंदू, और उसके साथ साथ 30 जो भारतीय प्रकाशक हैं वो उन्होंने इसके साथ समझौता किया गूगल के साथ। किस चीज के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? न्यूज शोकेस के लिए। तो देखिए प्रश्न यहाँ ये बनता है कि न्यूज शोकेस किसका उत्पाद है? तो ये जो है गूगल का उत्पाद है। न्यूज शोकेस गूगल का उत्पाद है और इसको लॉन्च किया गया है भारत में। और न्यूज शोकेस को भारतीय जो न्यूज प्रकाशक हैं उनका जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन सूचना एक्सचेंज है, उसके लिए इसको तैयार किया गया है। देखिए ये सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर है और सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर को ईरान ने बनाया है। और देखिए ये ईरान का अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ईरान का अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सीमोर्ग है। इसे तेहरान के अमीर कबीर, देखिए तेहरान की अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ATU द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया है। देखिए ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सीमोर्ग को
तेहरान की अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि ATU द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया है। ईरान ने अपने सुपर कंप्यूटर का नाम एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा है। इस कंप्यूटर में वर्तमान में 0.56 पेटाफ्लॉप की प्रदर्शन क्षमता मौजूद है। देखिए आने वाले 2 समय में इस क्षमता को बढ़ाकर 1 पेटाफ्लॉप तक किया जाएगा। इसके अलावा यह सुपर कंप्यूटर जो है अगले चरणों में इसको 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुंचाया जा सकेगा और इसके लिए कार्यरत लगातार रहेंगे कि इसको 10 पेटाफ्लॉप तक पहुंचाया जाए। देखिए फिलहाल जो है वो 0.56 पेटाफ्लॉप का है। आने वाले 2 माह में इसको 1 पेटाफ्लॉप तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो आने वाला जो समय होगा उसमें इसको 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए ईरान के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से ईरान के इंजीनियरों की एक टीम के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, यानी कि इसको ईरान खुद ये कहता है कि ये हमारे द्वारा और हमारे इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया उत्पाद है। देखिए यहाँ जो ये क्या क्या काम करेगा, जो सिमोर्ग कंप्यूटर है इसके ये क्या क्या काम कर सकता है। देखिए इन्होंने 1 दशक पूर्व भी देश के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। इस सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य ईरान की कंपनियों को एक विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी संरचना प्रदान करना है, जिसमें विशेष तौर पर निजी फर्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ट्रैफिक स्वचालन यानी कि जो सिग्नलिंग जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक है उसके लिए, मौसम संबंधित डेटा के लिए, इमेज प्रोसेसिंग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए हाथी परियोजना के बारे में हम पढ़ते हैं। हाथी परियोजना को 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसको केंद्र सरकार ने लागू किया था। इस योजना के जो उद्देश्य थे, हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना, बंदी गिरोह में कैद हाथियों को मुक्त करना। देखिए भारत में जो हाथी रिजर्व है, वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की जो संख्या है वह 32 है। वर्तमान में हाथी रिजर्व की संख्या 32 है। वर्तमान में हाथी रिजर्वों की संख्या भारत में 32 है। देखिए हाथी परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में हाथियों की जनगणना होती है, यानी कि हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है। पिछली बार जो जनगणना यानी कि पिछली बार जो गणना हुई थी वह हुई थी 2017 में, और 2017 की गणना के अनुसार भारत में जो एशियाई हाथी हैं उनकी संख्या है 27,312। यह संख्या 2012 की जनगणना का जो अनुमान है 29,391 से 30,711 के बीच है, और यानी कि 2017 में ये संख्या घटी थी। अब 2022 में ये फिर दोबारा से इसकी गणना होगी, तब सही डाटा पता लगेगा कि एशियाई हाथियों की संख्या बढ़ी है या घटी है। लेकिन फिलहाल हम 2017 की गणना की बात कर रहे हैं, और इसके आधार पर कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद असम में, और तीसरे नंबर पर है केरल। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है 2017 की गणना के अनुसार। देखिए आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। धन्यवाद।